हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम ईरान और इजराइल के संघर्ष पे बात करेंगे। शुरू क्यों हुआ, वर्तमान स्थिति क्या है और आगे इसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है हमारे प्यारे देश भारत के इंटरेस्ट पे और वर्ल्ड पे इसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा। तो आइए हम बिना देरी के समझते हैं। तो आपको पता होगा जैसे कि सारे जो फसाद है शुरू होता है 7 अक्टूबर से 2023 से, जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। ये सारी कहानी हर कोई जानता है, तो हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी नो इट्स ऑल स्टोरी बिहाइंड इट। ओके, तो हम वर्तमान जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझ जैसे कि ये आपको दिख रहा है ईरान, इसी वर्तमान में ये आपको दिख रहा है ईरान। ओके, और यहाँ दिख रहा है इजराइल, और ये जो है ये फारस की खाड़ी है, और ये हुर्मुज स्ट्रेट है, ये यमन है, और ये रेड सी मतलब स्वेज नहर है जो इसको मेडिटेरियन सी से जोड़ती है, यूरोप से जोड़ती है। एक तरीके से कह सकते हैं एक शार्ट रूट है जो एशिया को यूरोप से जोड़ती है, बस ये कह सकते हैं। ओके, तो ये इम्प्लीकेशंस हैं। ये जो दो देश हैं, एक है ईरान, ये आपको ईरान दिख रहा है, ये इजराइल दिख रहा है, दोनों आपको क्लियरली दिख रहे हैं। अब यहाँ आते हैं, ये देखिए, तो इधर जो आपको रेड में दिख रही है, सारे जो कंट्री रेड में दिख रही है वो प्रॉक्सीज हैं इसके। ईरान, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, ये लेबनान हो गया, ये यमन हो गया, यहाँ पे वेस्ट बैंक और इस साइड में थोड़ा सा गाजा पट्टी है। तो सारे युद्ध यहाँ शुरू हुआ। अब जो जो वार है वो डायरेक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, मतलब एक कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डायरेक्ट दो देशों के बीच में आ जाएगा, ईरान और इसराइल के बीच में। लेकिन इसका इम्प्लीकेट क्या होगा, मतलब अरब इजराइल संघर्ष अगर होता है डायरेक्टली तो इसका विश्व पे क्या असर पड़ेगा। क्या इजराइल अपने लक्ष्य को पाने में सफल होगा, मतलब जिस टारगेट्स को लेकर, मतलब जिस गोल्स को लेकर जो अचीव करने के लिए इजराइल ये पूरा संघर्ष कर रहा है, वो क्या इसमें सफल होगा। मान लो अगर दोनों देशों में फुल फ्लेज वार हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे प्यारे देश भारत के इंटरेस्ट पे और अन्य विश्व के देशों के इंटरेस्ट पे। हम क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये जो एरिया है ना, ये एरिया, यहाँ से विश्व का कम से कम 40% ऑयल सप्लाई होता है। आप ध्यान रखिए, अगर यहाँ इन दोनों में संघर्ष होता है तो नॉर्मल सी बात है ईरान कोशिश करेगा ये हुर्मुज स्टेट को बंद करने का। तो एक डायरेक्टली ऑयल क्राइसिस आ जाएगी पूरे वर्ल्ड में। तो उसके बाद हर एक देश को एक सोर्स ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज अगर यहाँ के ऑयल साइड से डिस्ट्रॉय होते हैं या डिस्टर्बेंस होता है कुछ टाइम के लिए, मान लो 2 ही महीने के लिए डिस्टर्बेंस होते हैं, तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा। जो भी कंट्रीज हैं उनको अदर ऑप्शन से ढूंढने पड़ेंगे। तो हमको वेनेजुएला, अदर अर्जेंटीना, ऐसे देशों के पास देखना पड़ेगा। तो फिर ये जो कास्ट बढ़ेगा, जो ऑयल का कास्ट प्राइस मार्केट में बढ़ेगा, उसका बहुत ज़्यादा बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी पर। बिकॉज वैसे ही अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन का रेट हाई है हमारे देश में और विश्व के अन्य देशों में भी। तो इससे और भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जानते हैं इन्फ्लेशन से जब बढ़ता है तो देश में सरकारों को भी चेंज कर देता है, काफ़ी बार ऐसा हुआ है। तो ये इम्प्लीकेशंस क्या होगा। और जो विश्व के मेजर पावर्स हैं लाइक अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, ईरान और रसिया हो गया, चाइना हो गया, इनका क्या रोल है और इनके क्या टारगेट्स हैं, ये क्यों मतलब इतना इंटरेस्टेड हैं इस सब में। इन सब चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ईरान है, यहाँ पे हुतीज हैं जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं। सीरिया में अल असद की सरकार है, अल असद की सरकार है जो ईरान को सपोर्ट करती है। इराक है और हमास में गाजा है। तो जो ईरान है, इजराइल है, उसने मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उसके बाद से जब 7 अक्टूबर की घटना हुई उसके बाद से लगातार बॉम्बिंग किए गया है गाजा पर। लेकिन अभी तक क्या वो हमास को ख़त्म कर पाया, नहीं कर पाया। इसने लेबनान में बहुत से अटैक्स किए हैं, लेकिन क्या उसमें वो सफल हुआ, नहीं हुआ। एक चीज़ और था कि बात है ना कि इजराइल तो अटैक करता था, लेकिन उसके जो काउंटर अटैक्स आते थे वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होते थे। बिकॉज़ क्यों, आप जानते हैं कि इज़राइल जो है वो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम में घिरा हुआ है, जिसमें आपने आयरन डोम का नाम सुना होगा, और भी ऐसे बहुत से सिस्टम्स हैं जो इज़राइल की हेल्प करते हैं, जिससे कोई जो मतलब ट्रूप्स बाहर से जो ड्रोन्स हो गया, मिसाइल्स हो गए, वो अंदर ना आए।
लेकिन आपको पता होगा कि जब पिछले भी 1 अक्टूबर का जो ईरान ने अटैक किया है इजराइल पर, उसने इस मिथ को तोड़ दिया है कि इजराइल को कॉन्कर नहीं किया जाता या इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम उसको भेदा नहीं जा सकता। ये तो भ्रम इसका टूट गया और उसने अपने टारगेट्स को अचीव भी किया। अब बीच में आपको पता होगा यहाँ से हुतीज ने जब अटैक किया था हाइपरसोनिक मिसाइल, तो उन्होंने भी तेल अवीव को जो टारगेट से उसको हिट किया था। अभी रिसेंटली हिजबुल्लाह ने कुछ हिजबुल्लाह ने कुछ मतलब ड्रोन से कामाकाजी ड्रोन से अटैक किया, जो मतलब यहाँ पे एक मिलिट्री भी इसको टारगेट किया। और आपको इसको ऑफिशियली इजराइल ने भी एक्सेप्ट किया है कि इनके कुछ सैनिक से लगभग 4 सैनिक से मारे हैं और मोर देन 60 लोग इंजर्ड हैं। तो ये तो वो जो एक मिथ था कि इसराइल के जो धरती है, जो लैंड है, उस पर अटैक नहीं किया था, तो टूट गया। ओके, अगर आप सोचिए जो ईरान यहाँ पे अटैक्स करता है अपने प्रॉक्सीज के थ्रू या खुद भी जो अटैक्स करता है, अगर उसमें वार हेड्स हों तो क्या इम्प्लीकेशंस होगा। तो आप जोग्राफी देखते हैं इजराइल की थोड़ी सी है, 4-5 सिटी है मुश्किल से जो मतलब इजराइल की सबसे इम्पोर्टेंट है, और ईरान की जोग्राफी तो बहुत बड़ी है। इस पे कैसे अटैक करेगा, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो जब ईरान ने इजराइल पे अटैक किया था, तो इजराइल ने कहा था कि हम ईरान पे बहुत ही मैसिव रिटेलिएशन करेंगे और उसको इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मतलब परिणाम भुगतना पड़ेगा, ऐसा इजराइल का कहना था। लेकिन ईरान ने डायरेक्ट वार्निंग दी इन सारे देश को, बिकॉज आप यहाँ से डायरेक्ट तो जाएंगे नहीं। देखो, सीरिया से इराक होते हुए ईरान जा सकते हैं या फिर आप यहाँ से जा सकते हैं, तो सऊदी अरबिया से होते हुए। तो ईरान ने डायरेक्टली इन सारे देशों को वार्निंग दी, देखो ये तो इसके एलाइज है, तो यहाँ से तो जाना पॉसिबल नहीं है। पता चल जाएगा तो ईरान काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेगा कि वो उनको जो मतलब भी अटैक वहाँ से आए उसको टैकल करे। लेकिन उसने कहा अगर ये देश अपना एयर स्पेस यूज करने देते हैं फॉर द अटैक ऑफ लैंड ऑफ ईरान, इजराइल के द्वारा, तो बाई इजराइल, तो इसके इन सारे देशों के बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बहुत ही बुरे परिणाम भुगतने पड़ मतलब हो सकते हैं। ऐसा इन्होंने कहा। ये सारे देश यहाँ से डर गए, वो जाते हैं अमेरिका के पास और कहते हैं कि देखिए, आप इजराइल को बनाइए कि वो ईरान में ना ही वहाँ के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वहाँ पे अटैक करे, और ना ही उसके जो यहाँ पे ये आयरन रिफाइनरीज है वहाँ पे अटैक करे। बिकॉज अगर ऐसा होता है तो जो ईरान है वो हमारे ऑयल रिफाइनरीज पे भी अटैक करेगा। अगर वो हमारे आयल रिफाइनरीज पे अटैक करता है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ से जो विश्व का 40% ऑयल सप्लाई होता है वो रुक जाएगा। मान लो अगर ये 3 से 4 महीने के लिए ही रुकता है तो इसका ग्लोबल इम्प्लीकेंस क्या होगा, ग्लोबल प्रभाव क्या पड़ेगा पूरे विश्व पे। एक तो वैसे ही देश महंगाई की चपेट से जूझ रहे हैं, अगर इसके बाद ऑयल का जब प्राइस बढ़ेगा तो हर देश को एक अलग ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। जैसे हमारा देश भी है तो इसको भी दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, लाइक वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ऐसे देशों का ऑप्शन देखना पड़ेगा। और फिर वो जो कास्ट आएगा वहाँ से मतलब ऑयल्स लाने का यहाँ तक का, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे देश के इकोनॉमी को। बिकॉज आप जानते हैं कि इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। इकोनॉमी के ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अगर एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलता है तो नॉर्मल सी बात है कि देश की इकोनॉमी कैसे रन करेगी। इसके साथ ही जो इन्फ्लेशन पे उसका प्रभाव पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मल सी बात है, अगर तेल का दाम बढ़ता है तो हर चीज़ का दाम बढ़ता है, सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन तो तेल पे ही डिपेंड करता है, ऑयल पे ही डिपेंड करता है। तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो ये सारे देश से मतलब मिलते हैं और जाके यूएस से कहते हैं कि भाई आप इजराइल को मनाइए और ये बोल दीजिए कि वो यहाँ के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं और जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वहाँ पे अटैक ना करे ईरान के। इसके बाद इजराइल भी ऑफिशियली बोलता है कि हम ईरान के मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है उस पर अटैक करेंगे। लेकिन अभी तक उसने अटैक नहीं किया। ओके, बिकॉज अटैक करना इतना मतलब वो भी नहीं है ना कि मतलब डायरेक्ट अटैक कर दे, रूट होना चाहिए। तो बिकॉज ये दोनों बॉर्डर वो शेयर करते नहीं हैं, या तो ये सीरिया होते हुए इराक होते हुए जाएँ, या तो फिर ये यहाँ से जाएँ जॉर्डन और सऊदी अरबिया से होते हुए, गल्फ से होते हुए जाके ईरान पर अटैक करें। तो नॉर्मल सी बात है, जो ये देश हैं ये तो उसके अलाइज हैं, तो ये तो अपने एयर स्पेस को यूज करने की अनुमति नहीं देंगे। और मान लो ये अनुमति करता है तो ईरान को इसको खबर हो जाएगा, तो वो कोशिश करेगा कि इसके जो भी
अटैक्स आ रहे ईरान को, उसको वो रोके। और अगर ये देश से अपना एयर स्पेस इसको यूज करने के लिए देते हैं वार के लिए, तो नॉर्मल सी बात, ईरान रिटेलिएट करेगा तो इन देशों को भी वो निशाना बनाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और तो कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पे काम कर रही है, जैसे यूएस। यूएस को हम जानते हैं हमेशा जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, मानवाधिक फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वो देखो हमेशा कहता है कि ठीक है, अटैक ना करे, इधर अटैक ना करे, गाजा पे अटैक कम करे, सिविलियंस को निशाना ना बनाए, लेकिन फिर वो पीछे से पहुंचा देता है कि भाई ये लो, अटैक करते जाओ। एक तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक मिडिल जो ईस्ट है, जो ये मिडिल ईस्ट आप देख रहे हैं, जो ये पूरा जो ये एक एरिया है, एक तरीके से कह सकते हैं इसे जियो पॉलिटिक्स को चेंज करने की कोशिश है। ओके, मतलब अगर आप देखो तो अभी अमेरिका का जो पोजीशन है वर्ल्ड में, वो काफ़ी क्वेश्चनिंग है। अभी कुछ समय पहले वो यहाँ से मार के, अफगानिस्तान से मार के भगाए गए हैं। ईरान में आप देख ही रहे हैं, फिर सीरिया, इराक, लेबनान, यमन, इन सब सारे देश जो है ईरान के एलाइज हैं। ईरान के जो एलाइज हैं वो नॉर्मल सी बात है, रसिया के एलाइज हैं और चाइना के एलाइज हैं, बिकॉज रसिया, ईरान, चाइना एक नेक्सस यहाँ पे है जो इसको काउंटर कर रहा है। तो आपको पता होगा कि रसिया ने बहुत से मतलब आर्म्स भी सप्लाई किए हैं ईरान को। इसके साथ ही आपको ये भी पता होगा, यहाँ पे देखो दोनों का क्या है ना कि जॉइंट इंटरेस्ट है। हर देश का एक जॉइंट इंटरेस्ट हो तभी वो दूसरे को वो करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप आप देखिए, तो मतलब जो पॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि हर देश का एक इंटरेस्ट जुड़ा है, विदाउट इंटरेस्ट कोई किसी को हेल्प नहीं करता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है रसिया, ये दिख रहा है ईरान, रसिया दिख रहा है, ईरान दिख रहा है, ये एक यूक्रेन दिख रहा है। तो आपको मालूम होगा 2-2.5 साल से जो रसिया है वो यूक्रेन में फंसा हुआ है, और ईरान जो है उन्होंने इसको सप्लाई क्या किया, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिससे वो इस पर अटैक कंटिन्यू किए हुए। तो इसके बदले में जो रसिया है वो भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट इजराइल। ओके, एक तरीके से क्या सकते हैं ना, एक इनडायरेक्ट वार हुआ है, इनडायरेक्ट पावर प्रोजेक्शन चल रहा है यूनाइटेड नेशंस और रसिया के बीच, मतलब वेस्टर्न एलाइज है, रसिया और इसके एलाइज के बीच। ओके, तो देखो एक तो है, मतलब एक इम्प्लीकेशंस ये है कि अगर इजराइल से बहुत फुल फ्लेज वार होता है तो हो सकता है कि यूएस यहाँ पे अपनी मिलिट्री लेके आ जाए और अटैक करने के लिए परमिशंस भी देते हैं। आपको मालूम होगा बहुत से वारशिप्स जो हैं वो मेडिटेरियन सी हो गया, रेड सी हो गया, यहाँ पे खड़े हैं यूएस के, मतलब इजराइल के दिफा के लिए, दिफा मतलब उसके सिक्योरिटी के लिए, ताकि जो भी रॉकेट्स आए उसको वो किया जाए, इंटरसेप्ट किया जाए। लेकिन आपको पता होगा तब भी बहुत से मतलब जो अटैक्स हुए हैं वो इजराइल को, धरती को हिट किए हैं। तो ये तो मिथ नहीं है ना कि मतलब वहाँ पे अटैक नहीं किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इजराइल की, ईरान, अन्य देशों की इजराइल के प्रति, जो अब तो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। और हम जानते हैं इस टाइम पे यूएस पे चुनाव चल रहा है, जो बाइडेन चुनाव लड़ नहीं रहे, तो उनको इससे कुछ खास मतलब है नहीं। तो अगर ट्रम्प आते हैं तो देखो, जो रसिया ना वो वेट कर रहा है कि ट्रम्प के उसमें आने का, मतलब कि अगर वो पावर में आते हैं तो क्या होगा ना कि अगर आप बहुत बार देखे होंगे, ट्रम्प का जो स्टैंड रहा है वो भी यूक्रेन को उतना समर्थन को लेकर नहीं रहे। हालांकि वो इसराइल को तो फुल फुली समर्थन करते हैं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो यूक्रेन को उतना समर्थन देने के लिए राजी नहीं रहते हैं। ठीक, तो हालांकि इस इलेक्शंस का वेट समझ रसिया कर रहा है, बाकी ये आपको ईरान दिख रहा है, ये इसराइल दिख रहा है। और दूसरी बात है, जो अचीव्स हैं क्या वो उसको अचीव कर पाएगा इधर, जो उसके टारगेट्स हैं, जो उन्होंने गोल्स बनाए हुए हैं कि मतलब हमास को ख़त्म करने का, हिजबुल्लाह को लेबनान से भगाने का, क्या उसको वो उसमें सक्सेस होंगे? नॉर्मल सी बात है, ये जो आइडियोलॉजिकल वार होता है, अगर उसमें 10 व्यक्ति भी बच जाते हैं तो बाद में फिर पूरा फुल फ्लेज एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा खड़ा हो जाएगा। तो अगर इतने दिन से मैसिव जो अटैक उन्होंने किया है गाजा पे, क्या उससे वो सफल हुए उसमें? नहीं। तो मतलब इससे बहुत कुछ ज़्यादा अचीव तो नहीं नहीं लगता कि इजराइल को हो पाएगा। दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि नेतन्याहू के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनका जो 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 इंटरनल प्रॉब्लम्स है देश का, उसको भी लेके जो मतलब वो जानते हैं कि उनकी सरकार जो है वो बेसिकली इसी पे टिकी हुई है। तो इसीलिए वो अपने एक तरीके से सरकार को कंटिन्यू रखने के लिए वो लगे हुए हैं। तो ये आगे देखना होगा कि आगे क्या होता है, कि मतलब क्या ईरान और इजराइल फुल फ्लेज वार में आते हैं एक दूसरे के साथ,
या नहीं आते हैं। ये आगे सारी घटनाओं को इम्पैक्ट करेगा। सबकी नज़र इसी पे बना हुआ है कि मतलब कब आता है, कब ऐसा टाइम आएगा कि जो इजराइल है वो डायरेक्ट ईरान पे अटैक करे। इसी का वेट हर कोई कर सकता है। और नॉर्मल सी बात है कि और सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम है वो है तेहरान की न्यूक्लियर न्यूक्लियर आर्म्स का, परमाणु हथियार का। देखो क्या होता है, मतलब देखो अभी तो ऐसा कुछ कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है कि ईरान के जो है उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं या परमाणु बम बना लिए हैं। लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले जो ईरान के प्रांत में जो भूकंप आया था, जो वहाँ पे मतलब नॉर्मली भूकंप आते नहीं हैं, तो उससे कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है कि मतलब ईरान के पास न्यूक्लियर आर्म्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर बम हो सकते हैं। तो या तो ये भी हो सकता है कि जो रसिया है वो सप्लाई भी कर सकता है ईरान को, जिससे वो देखो यहाँ पे उसकी प्रेजेंस भी तो ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता होगा कि रसिया का एक बेस है सीरिया में। तो वो भी नहीं चाहेगा ना कि मतलब सीरिया में उसका प्रभाव ख़त्म हो जाए और अल असद की जो गवर्नमेंट है उसको टैकल कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। और तो सबसे बड़ी बात यह है, इजराइल इसमें तभी सक्सेस हो सकता है जब वो यहाँ पे ईरान में जो रेजिम है उसको चेंज करे। अगर वो यहाँ के रेजिम को चेंज करने में सफल होता है, तब हो सकता है कि उसको अपने टारगेट्स को अचीव करने में मदद मिले। बिकॉज अगर यहाँ का रेजिम चेंज होता है, अगर वो हमास वो हिजबुल्लाह हो गया या हुतीज हो गए, उनको वो सपोर्ट करना बंद कर देता, तो नॉर्मल सी बात, ये बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये बाहरी समर्थन पे ही जिंदा है ये सारे जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस है। लेकिन ये भी है कि भाई अगर ईरान नहीं करता, दूसरे देश भी तो इनको फंड कर सकते हैं, लाइक रसिया फंड कर सकता है अपने इंटरेस्ट के लिए। जियो पॉलिटिक्स का तो यही सबसे बड़ा खेल है कि कोई भी देश कर सकता है। तो यहाँ अभी आगे देखना होगा कि क्या होता है, क्या जो इजराइल है वो डायरेक्ट ईरान पे अटैक करता है, फिर ईरान रिटेलिएशंस में क्या करता है, और कितना मैसिव अटैक करता है इजराइल ईरान पे। इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। बाकी की चीज़ें हम आगे नज़र बनाए हुए हैं, क्या होता है उसको हम आगे बात ज़रूर बताएंगे।